गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोपीडियंस। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। और आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब जब हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लिनेशन की बात हम दो तरह से कर सकते हैं, एक केस और दूसरा केस, दोनों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। केस 1 जो हो सकता है, इसमें हो सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा हो एंगल ऑफ स्लाइडिंग से, और केस 2 ये हो सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो कम हो एंगल ऑफ स्लाइड से या एंगल ऑफ रिपोज से। मतलब कि जैसे कि देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड के साथ में जितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा। ओके, मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ स्लाइड या एंगल ऑफ रिपोज है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे मेरी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है, और ये जो थीटा है वो 60 डिग्री है सपोज, मतलब एंगल ऑफ स्लाइड से ज्यादा। तो एक केस ये हो सकता है, और एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हो वो कम हो, मतलब कि 30 डिग्री है अगर अल्फा, तो ये जो थीटा बने वो 30 से कम बने। 30 से कम मतलब सपोज 25 डिग्री बन रहा है या 20 डिग्री बन रहा है, जिसपे अब मेरी बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, अब वो ऑटोमेटिकली खुद से नीचे नहीं आएगी, वो जहां रखी गई है वो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्लाइड से ज्यादा है इस वाले केस में। तो अब मेरी बॉडी पहले एंगल ऑफ स्लाइड पे अगर होती तो यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आती, मगर अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्लाइड से ज्यादा होने की वजह से मेरी बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगी। मतलब अब हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी बदलेगी, दैट इज एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है वो एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे एक नेट फोर्स भी होगा, और ये बात तो हम लोग जानते ही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि F इक्वल टू ma होता है, मतलब जहां एक्सेलरेशन है इट मीन्स कि वहां पे फोर्स तो होगा ही। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा, अभी हमने पार्ट 1 में भी देखा था। क्या हम बोल सकते हैं कि mg के कंपोनेंट्स होंगे दोनों, एक इधर और एक इधर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि क्यों होगा ये एंगल थीटा। अगर नहीं देखा है किसी ने पार्ट 1, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये थीटा के साथ बना हुआ कंपोनेंट कॉस के टर्म्स में होता है, हमने ये भी पढ़ा है मोशन इन अ प्लेन में, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, एक बात आप सोचिए जरा, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन तो इधर ही लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि हमारी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब mg sin थीटा जो है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो इधर मूव कर रही है ना हमारी बॉडी। यानी अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि नेट फोर्स कितना लग रहा है टोटल, ऑपोजिट डायरेक्शन से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरफ से mg sin थीटा काम कर रहा है,
अब क्योंकि नीचे मूव कर रही है बॉडी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। mg sin थीटा में से ये फ्रिक्शनल फोर्स हम माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। लेट इट बी F, तो F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू म्यू आर होता है, एज वी नो कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर। अब ये R और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यानी कि बराबर हैं ये दोनों, तो बोल सकते हैं R इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं, mg sin थीटा माइनस म्यू, आर की वैल्यू क्या है बाय इक्वेशन 1, mg cos थीटा बाय इक्वेशन 1, ऐसा लिख देते हैं यहां पर। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए जिससे ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, और mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, यहां पर मेंशन कर देते हैं बिकॉज F इक्वल टू एम ए होता है। अब सिंपली हम लोग m कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, g भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहां एम ए तो है ही, दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आया, g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हमें एक्सेलरेशन पता लग गया, जिस एक्सेलरेशन से हमारी बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्लाइड से ज्यादा हो, वो वाला केस है ये। अब न्यूमेरिकल में कभी पूछा जाए आपसे, कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपसे पूछा जाए, या कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने फ्रेम करके रखा जाए, तो आप बता सकते हैं कि जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा एंगल ऑफ स्लाइड से, तो किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे एक्सेलरेट करेगी, इस एक्सेलरेशन से। और ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जी तो आपके पास है ही, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए थीटा, और म्यू चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो आप सिंपली एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि किस फोर्स से ये नीचे आएगी, नेट फोर्स क्या होगा, तो बस आप खाली F की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेंगे और पता लग जाएगा, सिंपल। अब ये जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस में देखिए क्या है, थीटा इज लेस देन अल्फा, क्या मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्लाइड से कम है। मतलब अगर यहाँ पे बॉडी रखी होगी ना, तो ये बॉडी खुद नीचे नहीं जाएगी और ना ही खुद ये ऊपर जाएगी, जहां रख दी जाएगी वो वहीं पे ही रहेगी हमारी बॉडी, ठीक है। तो अब खुद तो मूव कर नहीं रही है, तो मूव कराना है तो या तो उसको पकड़ के नीचे खींचना पड़ेगा या पकड़ के ऊपर खींचना पड़ेगा। तो दो केसेस फर्दर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि किस मिनिमम फोर्स से मैं इसको नीचे लेके आ सकती हूँ, या मतलब कितना मिनिमम फोर्स मुझे इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी पे अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि ये बॉडी नीचे आए। या फिर दूसरा इसी में हो सकता है केस कि कितना मिनिमम फोर्स इसको मुझे ऊपर खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, मिनिमम फोर्स टू टेक द बॉडी अप, इसी में हमारा पहला केस होगा कि मिनिमम फोर्स कितना होगा टू टेक द बॉडी अप। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमें लेके जाना है, तो मिनिमम कितना फोर्स हमें उस बॉडी पे अप्लाई करना पड़ेगा। पहला ये केस हो गया। इसी में फिर सेकंड हमारा केस हो जाएगा कि मिनिमम वो कितना होगा हमारा फोर्स सो दैट कि हम बॉडी को नीचे लेके आ सकें, टू टेक द बॉडी डाउन, ठीक है। अब देखिए, ये है, ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल ऑफ स्लाइड से कम है, तो खुद तो नीचे आएगी नहीं बॉडी और ना खुद ऊपर जाएगी। हमें कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। इस केस में हमें इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है।
तो किस मिनिमम फोर्स से हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे? लेट इट बी एफ। मान लेते हैं कि वो एफ फोर्स है जिससे कि हम उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी तो लग रहा होगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। हमने पढ़ा है ऑलरेडी। mg के दो ये कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा तो होगा ही क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। थोड़ा सा जूम करती हूं मैं इसको, अब ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर ही लग रहा होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। सबसे पहली बात, ये आर, ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि R इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम मिनिमम फोर्स की बात करें कि मिनिमम कितना फोर्स हमको चाहिए कि ये बॉडी ऊपर आ जाए, कम से कम इतना तो चाहिए। तो बोल सकते हैं कि F इक्वल टू इतना जितना फोर्स, दैट इज F प्लस mg साइन थीटा, है ना। और F इक्वल टू F, ये फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं कि म्यू आर होता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। तो मैं लिख देती हूं, बिकॉज F इक्वल टू म्यू आर, और R की वैल्यू देखिए क्या है? mg cos थीटा। तो यहाँ पे R की जगह मैं mg cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये mg sin थीटा तो है ही, बाय इक्वेशन 1। दोनों टर्म्स में से mg कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ये म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो F इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा हमें उस बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए? इतना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला केस। ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया थीटा, ये हो गई हमारी बॉडी। अब कहाँ लेके आना है? नीचे की तरफ लाना है, यानी कि मुझे फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करना है। ठीक बात है भाई। इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लग रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। इस mg के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट होगा, ये एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ये बड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा मुझे, आई होप कि विजिबल होगा। थोड़ा जूम कर दूं क्या? अब शायद थोड़ा बेटर दिख रहा हो आपको। अच्छा देखिए, अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शनल फोर्स तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम कर रहा होगा। आप साफ साफ देखकर बता सकते हैं। देखिए, आर किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को। तो R इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो होगा ही। और दूसरी बात क्या आपको दिख रही होगी? ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? F को बैलेंस, F और mg sin थीटा, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। लिख लेते हैं, दैट इज F प्लस mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg sin थीटा, बिल्कुल कहा जा सकता है। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू आर माइनस mg sin थीटा, यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो म्यू आर के बराबर होता है। देखिए, आर की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं mg cos थीटा, और माइनस mg sin थीटा तो है ही, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय इक्वेशन 1। मतलब हमने ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, कैसे की है? बाय इक्वेशन 1। अच्छा, अब आप साफ साफ देख रहे होंगे कि दोनों टर्म्स में mg को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा।
तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा उस बॉडी को नीचे अगर लेके आना है तो mg मल्टीप्लाइड बाई म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए दोनों वैल्यूज एकदम सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो याद रखने का एक तरीका आप ये हो सकता है कि जब भी आपको बॉडी को ऊपर लेके जाना है, ये वाला सेकेंड केस में जब भी बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो मिनिमम फोर्स क्या होगा जिससे कि आप बॉडी को ऊपर लेके जा सके, आपके फॉर्मूले में प्लस साइन होगा। और जब बॉडी को नीचे लेके आना होगा तो मिनिमम फोर्स क्या होगा जिससे आप बॉडी को नीचे लेके आ सके, तो एक माइनस साइन होगा। ओके, अच्छा एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसे पूछा जाता है कि आप किस फोर्स से बॉडी को ऊपर लेके आएंगे कि सो दैट ये बॉडी एक्सेलरेट करने लगे एक्सेलरेशन ए के साथ में, या जो भी एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कि इस बॉडी पे आप कितना फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करने लगे। तो एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करेगी, दैट इज वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन है तो दैट इज वहां पे फोर्स होगा, है ना। कहने का क्या मतलब है कि जो फोर्स है, अब मिनिमम तो नहीं मैं बोलूंगी, ये जो फोर्स है इतना तो लगना ही लगना है ऊपर अगर उसको लेके जाना है। अब मैं चाहती हूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन हो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स भी चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फोर्स, सो दैट कि वो बॉडी एक्सेलरेट करने लगे। और वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है, हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन a, तो जो फोर्स लगेगा उस बॉडी पे, दैट फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये याद रखिएगा ये बात। सिमिलरली आप इस वाले केस में भी एक्स्ट्रा फोर्स अगर लगाएंगे तो हमारी बॉडी एक्सेलरेट करने लगेगी। मतलब अगर इस फोर्स से आप उस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारी बॉडी नीचे आ जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन होने लगेगा। यहाँ पर इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि एक्सेलरेशन ए होगा। तो वो क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा जिससे कि बॉडी एक्सेलरेट करने लगे, दिस फोर्स प्लस एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा, इसी में फिर एक और तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम वर्क डन कितना होगा उसको बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर मुझे उस बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो कम से कम मैं कितना काम करूं कि ये बॉडी ऊपर आ जाए। तो कम से कम जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उतना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जितना वो डिस्प्लेस करेगी बॉडी, दैट इज अगर वो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है तो W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस होता है ना, एफ एस। तो फोर्स ये तो है ही, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आप वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मिनिमम वर्क डन पता लग जाएगा कि कम से कम आप कितना काम करेंगे सो दैट कि ये बॉडी ऊपर आ जाए। तो मिनिमम फोर्स आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एंड सेम विद दिस केस, है ना। इस वाले केस में भी ऐसे ही मिनिमम वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम फोर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको बस याद क्या रखना है, ये केस अपने जहन में रखना है कि किस तरह से हमें सोचना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब जैसे कि मान लीजिए एक थ्रेड है आपके पास, आपने थ्रेड के एक एंड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अपने फिंगर्स से पकड़ा हुआ है, और थ्रेड के दूसरे एंड में आपने कोई एक स्टोन बांध दी है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। सेंटर से आपने उसको पकड़ा हुआ है, मतलब जिस पाथ में वो मूव करेगा वो स्टोन, और जिस थ्रेड से वो बंधा हुआ है, जिससे आपने टाई किया हुआ है उसको, आपने यहां से फोर्स लगाया है। मतलब कहां से फोर्स लग रहा है, सेंटर से फोर्स लग रहा है, तभी ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है। अगर सेंटर से फोर्स नहीं लग रहा होता तब ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर पाता। देखिए अब जब ये मोशन हो रहा है तो ये स्टोन ना तो इस सर्कल के अंदर आ रहा है और ना ही इस सर्कल के बाहर जा रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से एक ऐसा फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो बैलेंस कर रहा है इस स्टोन को। जैसे कि आपको याद होगा
नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, रेस्ट पे ही रहता है, यानी जहां है वहीं रहता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है ना, ये स्टोन जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो उसी पाथ पे कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहेगा, ना तो ये स्टोन अंदर आ रहा है और ना ही स्टोन ये इस सर्कल के बाहर जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ के बाहर जा रहा है। इसका मतलब जिस तरह से इस इनवर्ट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स काम कर रहा होगा। तो जो इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होता है वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो काम कर रहा होता है फोर्स उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये वाला फोर्स तो हमें दिख रहा होता है कि हमने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है या थ्रेड को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स तो हम मतलब फील कर सकते हैं। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन होगा, वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स बेसिकली। ऐसा क्यों नाम दिया गया इसको, स्यूडो फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब कि इस वाले फोर्स को हम फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों ही की वैल्यू, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं तो दोनों ही की वैल्यू बराबर होती है। और क्या होती है, mv²/r, याद रखिएगा। यहां पे m क्या है, m का मतलब मास ऑफ दिस स्टोन, m का मतलब है मास ऑफ स्टोन या जो भी पार्टिकल है, और v क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ दिस स्टोन, एंड r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब तक ये दोनों बराबर रहेंगे फोर्स, तब तक ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, और जैसे ही अगर मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो क्या होगा, ये वाला फोर्स अगर ज्यादा हो गया इस वाले फोर्स से तो ऑटोमेटिकली ये स्टोन सर्कल के बाहर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड। अच्छा, एक बात आप याद करिए, आपने कभी देखा भी होगा रोड्स पर कि जब भी कभी हम कर्व यानी कहीं पे मुड़ते हैं, हमारी गाड़ी को कभी मोड़ते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी हमारी गाड़ी के लिए, सो दैट कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, मतलब सेफली हम टर्न कर सके। तो वही कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर कि किसी भी कर्व्ड रोड पे किसी गाड़ी के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो सकती है, सो दैट कि उसका एक्सीडेंट ना हो, मतलब वो गाड़ी जैसे स्किड ना कर जाए, वो स्लिप ना कर जाए। मान लीजिए कि ये मेरा एक कर्व्ड रोड है, ठीक है, और इस पे एक कार है, कार मान लीजिए। अब क्योंकि कार जमीन के साथ कांटेक्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस काम कर रहे होंगे जमीन के साथ कार का जो कांटेक्ट है, तो जमीन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार का वेट दैट इज mg काम कर रहा होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अच्छा, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मत समझ जाइएगा, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई है मैंने, और ये r जो है हवा में अपवर्ड डायरेक्शन में है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोड ही पे आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, नहीं, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, कार का डाउनवर्ड और कार के अपवर्ड। ओके, अब देखिए, कार के टायर्स इनिशियली यहाँ इस पॉइंट पे तो इस तरह से होंगे, अब अगर उसको टर्न करना होगा तो कार के टायर्स ऐसे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि कार के टायर सीधे सीधे ही चलते जाए तो वो टर्न भी हो जाएगा, नहीं, टर्न करना है अगर, तो अगर इस हालत में है टायर्स, टर्न करने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा, सो तभी वो ऐसे टर्न कर पाएगा।
यानी कि जब हम स्टीयरिंग व्हील घुमाएंगे तो सिर्फ कार के टायर्स मुड़ेंगे, कार नहीं मुड़ेगी, कार तो सीधी ही रहेगी, कार की जो बॉडी है वो तो हमें सीधी दिखाई देगी, सिर्फ कार के टायर्स मुड़ेंगे। अगर रास्ता आपने कभी कार ड्राइव की हो या कभी देखा हो ध्यान से कार को, तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, मैं टायर से क्यों आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। जैसे ही कार के टायर जैसे मुड़ेंगे तो कार के टायर्स जमीन के साथ कांटेक्ट में हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ये टायर जमीन को इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या हुआ देखिए, जैसे ही ये ऐसे हुआ तो कार के टायर्स ने जमीन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, पीछे की तरफ धक्का दिया जमीन को, ये देखिए पीछे की तरफ, तभी ये मुड़ पाए। अगर धक्का नहीं देता ये टायर तब नहीं मुड़ पाते, यानी कि पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगाते। हालांकि इसने किस इंटेंशन से फोर्स लगाया कि मैं जमीन को पीछे धकेल दूं और मैं फिर आगे की तरफ बढ़ जाऊं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फोर्स तो लग गया ना ऐसे करके। तो पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करने लगा, तो ऑपोजिट इस डायरेक्शन में अगर मेरा फोर्स काम कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि गाड़ी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कार के पीछे नहीं लगता कभी भी फ्रिक्शन, कार के टायर्स की वजह से टर्न करने के टाइम पर फ्रिक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। मतलब जो सर्कुलर पाथ में वो कार मूव कर रही होती है, उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो टायर्स ऑटोमेटिकली टर्न जब करते हैं तो पीछे के डायरेक्शन में जमीन को एक फोर्स देते हैं। पीछे के डायरेक्शन में मतलब इधर नहीं, इधर सर्कल, उस सर्कुलर पाथ के बाहर के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखिए ऐसे। तो ऑटोमेटिकली फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तब मुझे अगर सेफ ड्राइविंग करनी है तो मुझे कार को इसी सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा। बैलेंस अगर नहीं हुआ तो एक्सीडेंट पक्का होना है। बैलेंस रहेगा ये, तभी मैं इस सर्कुलर पाथ पे आसानी से मूव कर पाऊंगी, सेफली ड्राइव कर पाऊंगी। एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा कि ये फोर्स ज्यादा हो गया और इसने मुझे बाहर की तरफ खींच लिया और मैं इस रोड से बाहर और मेरा एक्सीडेंट। लेकिन मुझे एक्सीडेंट से बचना है, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना होगा, ये फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करना होगा। और याद करिए हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, मतलब जितना फोर्स लग रहा होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स जब लगता है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछे कि जब आपकी गाड़ी मुड़ रही है किसी कर्व्ड रोड पे तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इस फोर्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। मतलब अगर इस टायर ने कम फोर्स लगाया होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम ही लग रहा होगा, अगर ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा लगेगा। मतलब एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है एक तरह से ये। ठीक है, देखिए फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, ये बात हमने समझ ली है कि ये फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा। और आपको ये बात पता ही है कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर होना चाहिए इस फ्रिक्शनल फोर्स के। और हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है अगर के हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल की जगह सेंट्रीपिटल भी लिख सकती हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर ही होता है। और एज वी नो कि mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। और fs फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिख सकती हूँ μr यहाँ पे लिख देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये भी ऑलरेडी, μsr इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, है ना।
अब जैसा कि हम लोग ये देख ही पा रहे हैं कि R जो है वो mg के साथ बैलेंस हो ही रहा है, R इक्वल टू mg है, इक्वेशन 1, इसको मार्क कर देते हैं हम। तो R की जगह पर यहां पर हम mg सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और म्यू एस तो है ही, ठीक है। m और m कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, v स्क्वेयर बाय r इक्वल टू म्यू एस जी, यानी कि v स्क्वेयर इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ठीक है, स्क्वायर रूट है ये। और ये मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि हम सेफली ड्राइव कर सकते हैं। इस स्पीड से अगर हम ड्राइव करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये म्यू एस की वैल्यू आपको पता लगी जाएगी। आर, आप जिस भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं वो आपका आर हो गया, मतलब आपकी गाड़ी अगर सेंटर से इतनी दूरी पर है तो ये आपका आर हो गया, और जी तो पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर किसी को इससे भी ज्यादा स्पीड से ड्राइव करना है तो क्या होगा भाई, उसका एक्सीडेंट तो पक्का हो जाएगा। लेकिन एक चारा है कि हम स्पीड भी मैक्सिमम कर लें और एक्सीडेंट से भी बच सके। हम अगर अपने रोड में कुछ चेंजेस कर दें, मतलब रोड की बैंकिंग कर दें। अब ये बैंकिंग क्या होती है अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बैंकिंग कर दें तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और सेफली ड्राइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैंकिंग ऑफ अ रोड। क्या होता है ये फिनोमेना, किसी भी रोड के आउटर एज को उठा देना, मतलब इस तरह से थोड़ा सा उठा देना। और बैंकिंग करने से फायदा क्या होगा कि हमारे व्हीकल की स्पीड जितनी हमने कैलकुलेट की थी उससे भी ज्यादा हो सकती है और सेफली हम ड्राइव कर सकते हैं ज्यादा मैक्सिमम स्पीड से। यानी कि हम बोल सकते हैं द फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब थोड़ा सा आउटर एज को रेज कर देना। मान लीजिए कि ये कर्व्ड रोड है, ठीक है। अब नॉर्मली तो हमारा जो सरफेस था वो कुछ इस तरह का था, लेकिन हमने क्या किया, उसके आउटर एज को हमने थोड़ा सा उठा दिया है। मतलब कि पहले हमारी कार यहां पे थी, अब हमारी कार यहां पे होगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप? इस वाले एज को हमने थीटा एंगल के साथ ऊपर उठा दिया है। क्लियर? पहले यहां पे दिखती, अब यहां पे दिखेगी कार, ऐसे उठी हुई होगी। कभी आपने टेलीविजन में रेसिंग ट्रैक्स या सही में भी रेसिंग ट्रैक्स देखे हो तो किस तरह से होते हैं रेसिंग ट्रैक्स, हमेशा आउटर एज उनका थोड़ा सा रेज होता है, उठा हुआ होता है। तो जिस एंगल से वो उठा हुआ है दैट एंगल हमने अज्यूम कर लिया उसको थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, जिससे हमने उसको रेज किया है अपने रोड को, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के बाद है, ऐसा नहीं कि हम हाथ से पकड़ के उठा देंगे रोड को, वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि जो भी रोड होता है, रोड के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या थीटा नहीं होगा? ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है ना, देखिए। तो अगर ये एंगल थीटा है, एफ का एक कंपोनेंट ये है, तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये बात तो ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन के भी हम कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और आर का एक कंपोनेंट ये है, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस के टर्म्स में होता है, दैट इज आर कॉस थीटा।
और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी और एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ की वैल्यू हम जानते हैं कि म्यू आर होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हर जगह मेंशन करना जरूरी होगा कि हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आर आर वाले जो टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों में से आर कॉमन लिया जा सकता है, तो कह सकते हैं हम कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। देखिए, इस एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं पहले। एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा को, एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा को। अब एज वी नो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, एक ही बात है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर ही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब तक कि हमारी कार जो है या जो भी व्हीकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, तो बराबर ही होंगे ये दोनों। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं कि mv² बाई आर होती है, और एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। क्या मैं एफ की जगह म्यू आर नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूं। एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, क्योंकि एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। बिल्कुल ठीक बात। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए हम लोग कर रहे हैं। आर कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास? म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैं जरा इसको ऐसे लिखती हूँ, थोड़ा मतलब इसको इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि आप सही तरह से देख पाए। देख तो अभी भी पा रहे होंगे, मतलब जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो देख पाए। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 का LHS पहले लिख लेते हैं। आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इक्वेशन 1 का LHS दैट इज आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इक्वेशन 2 का RHS लिखते हैं पहले, mv² बाई आर डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, आर आर कैंसिल आउट हो गया, m कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू v² बाय आर जी। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे मिलेगा, यानी कि म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं मैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू v² बाई आर जी तो है ही। यहां से क्या हुआ? कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा तो कॉस थीटा,
कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइड में छोटा छोटा, म्यू है हमारे पास प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टैन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कट गया तो ये 1 हो गया, 1 माइनस म्यू टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। दैट इज मैं कह सकती हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ये आर जी दोनों उधर शिफ्ट हो गए, मल्टीप्लाइड बाय म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। बिल्कुल कहा जा सकता है। वी स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी मल्टीप्लाइड बाय म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी जिससे कि हम एक बैंक रोड पे मूव कर सकते हैं। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होगी बैंक रोड पे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वियर एंड टियर कंडीशन टायर की ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। वियर एंड टियर वाली कंडीशन मतलब जैसे टायर्स जो होते हैं कई बार फट जाते हैं चलते चलते, इतने मतलब जब बहुत ज्यादा स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे टायर की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो उस टायर की खराब हालत से बचने के लिए या टायर को खराब हालत में लाने से बचाने के लिए हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है व्हीकल की बैंक रोड पे। याद रखिएगा, ऐसे केस में हम म्यू की वैल्यू को 0 लेते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि टू अवॉइड wear and tear of the tire या tires, always take mu equal to 0। ठीक है, अगर wear and tear से बचना है तो, टायर्स को बचाना है तो अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए जरा, म्यू 0 हो गया यहां पर, अंडर रूट आर जी तो है, म्यू 0, ये टर्म 0, टैन थीटा रहेगा, ये वाला डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट 0 और डिनोमिनेटर में खाली क्या बच जाएगा 1, तो खाली ऊपर न्यूमरेटर में बच गया टैन थीटा, तो म्यू तो हट गया, तो क्या हुआ आर जी टैन थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आर जी टैन थीटा, ताकि टायर्स को वियर एंड टियर से बचाया जा सके। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है और क्वेश्चंस भी होते हैं इससे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कर्व्ड रोड पे अब तक हम लोग बात कर रहे थे 4 व्हीलर की, कार की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे साइकिल की। यानी कि अगर जब साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा होता है तो हम देखते भी हैं, कभी आपने भी देखा हो कि जब वो मूव कर रहा होता है रोड पर तो अपने साइकिल को बेंड कर लेता है। तो कितना वो बेंड करे कि वो सेफली टर्न कर सके, ये हमें देखना है। तो देखते हैं जरा, मान लेते हैं कि ये कर्व्ड रोड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये साइकिल का टायर है, मैं पूरी साइकिल तो नहीं, मतलब एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये सपोज कि उसकी हैंडल है, ठीक है, हंसिएगा नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक साइकिल है जिसने बेंड किया हुआ है, मतलब जो रोड है, रोड के साथ में जो एंगल उसने बनाया है, लेट इट बी थीटा, ठीक है, ये इसका हैंडल है। अब एक बेसिक सी चीज तो हम जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, इस हैंडल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अगर मैं आर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो आर का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, डेफिनेटली, है ना। तो अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, आप इमेजिन कर सकते हैं, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए होगा बराबर, है ना। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। इनवर्ड अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स किसको बैलेंस करता है? आउटवर्ड फोर्स को, जो कि क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसको देख के क्लियरली हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है। आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इसके अलावा क्या बात समझ में आ रही है कि आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एंड आर साइन थीटा इक्वल टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल की जगह मैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकती हूँ, दैट इज mv² बाय आर। अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, स्मॉल r है, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मार्क कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो साफ साफ हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1, है ना। तो ये हो जाएगा mv² बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। आर आर कैंसिल आउट हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हुआ? tan थीटा। और ये हो गया v² बाय आर जी। तो हमें यहां से एक बात पता लग गई कि tan थीटा इक्वल टू v² बाय आर जी। और ये आपको याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा कि सेफ टर्न के लिए थीटा शुड बी लेस, थीटा शुड बी लेस, कम होना चाहिए। अगर उसको सेफली टर्न करना है ना साइक्लिस्ट को, तो थीटा उसका एंगल जो है वो कम होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल बना रहा है वो, मतलब वो जो जितना झुक रहा है, जितना कम झुकेगा उतना उसके लिए अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन को जरा देखिए, अगर थीटा कम हो रहा है इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी कम होगी। थीटा कम है इसका सीधा सा मतलब है कि वेलोसिटी कम होगी। और दूसरी बात क्या, थीटा कम इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेडियस शुड बी लार्जर होगा। अगर थीटा कम तो रेडियस ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो क्या बात समझ में आई कि अगर सेफ टर्न करना है तो उसको वेलोसिटी कम करनी होगी, तभी उसका एंगल कम होगा, और रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही ऑटोमेटिकली उसका एंगल कम बनेगा। रेडियस मतलब इस सर्कुलर पाथ का, मतलब जितना ज्यादा बड़ा टर्न होगा, ऐसे घूम कर जाए, है ना, खूब घूम कर, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे करके, छोटा सा टर्न है, छोटे से टर्न में ज्यादा रिस्क रहेगा उसको गिरने के लिए, मतलब उसका एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है कि अगर छोटा सा टर्न हो। ऐसे जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का उतना ही ऑटोमेटिकली एंगल कम बनेगा, और एंगल कम बनेगा तो टर्न उसका सेफ होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपको टैकल करने हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर हुआ समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।